या तो लास्ट सेशन में हमने जितने भी पॉइंट्स पढ़े उसमें हमें ये पता चला था कि बच्चों को मतलब रटकर पढ़ाई नहीं करना है और उनमें जो भी क्वालिटीज है उनको हमें निखारना है। उनके जो प्रोग्रेस कार्ड है उसमें काफी चेंजेस होंगे और उनके अंदर से जो पढ़ाई का जो डर है उसको निकालने के लिए भी काफी सारी चीजें चेंजेस की जाएंगी। परीक्षाओं में काफी चेंजेस होंगे और जो परीक्षाएं हैं उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में लिया जाएगा। जैसे एक उनका कोई रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया तो उससे रिलेटेड परीक्षा मतलब या टेस्ट तभी ले लिए जाएंगे। ऐसे करके जो पढ़ाई है उसको थोड़ा इजी स्टेप्स में छोटा छोटा किया गया है ताकि बच्चों को ज्यादा डर ना रहे पढ़ाई। आप कुछ ऐड करना चाहिए? हाँ, सो द फोकस इज के लर्निंग पे ज्यादा ध्यान रहे और एग्जाम्स पास करने के लिए सिर्फ रटना उस पे कम। तो ये जनरल उसका ये मोटिव है, इंटेंशन है। एंड उसके लिए उन्होंने बहुत सारे कुछ कुछ चीजें सजेस्ट की है। एंड बिसाइड्स दैट इवन द कंटेंट ऑफ एग्जाम्स का जो कंटेंट भी रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि उसमें मेमोराइज करने वाली चीजें कम रहेगी और क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव लर्निंग, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। और 10वीं एग्जाम वगैरह की जो रहेगी उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ा दी जाएगी। तो सिर्फ साल में एक बार वगैरह ऐसा नहीं रहेगा, मल्टीपल टाइम्स आप एग्जाम्स ले सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स आर डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन। 4.3 ओके, इसमें आई थिंक ओके हाँ, तो बस 4.39 में आखिरी में यही लिखा है कि ये इतने सारे चेंजेस आने की वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। उसके वजह से हर लेवल पे ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जाएगी एंड कंसल्टेशन वगैरह, पीपल विल बी कंसल्टिंग ईच अदर एंड एक ग्रुप लर्निंग के हिसाब से सब कोई इसे मैनेज करेगा। एंड जनरल उसका जो गाइडलाइन जो रहेगा that will be NCFSE 2020-2021. That is the National Curriculum Framework for Secondary Education. Yeah, so that brings us to 4.4. सो 4.40 में ये बताया गया है कि बच्चों की जो प्रोग्रेस है उसको मतलब स्कूल के जो सारे साल है सभी सालों में मतलब जांचा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा। अभी तक जैसे होता था कि सिर्फ 10th और 12th के आधार पर टेस्ट करते थे कि बच्चा 10th में गया तब उसके परसेंटेज और 12th में तब जज करते थे। तो उस चीज को और पहले से जज करना शुरू किया जाएगा, जो कि अब 3rd, 5th और 8th में ऐसे एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे जिससे बच्चों के अचीवमेंट, उसके नॉलेज, उनके जो कंसेप्ट है और रियल लाइफ में जो सिचुएशन है वो अप्लाई कर पाते हैं या नहीं, इन सब के लिए ग्रेड 3rd में या 3rd, 5th और 8th में कंडक्ट किए जाएंगे ऐसे एग्जाम। और 3rd में बच्चों का जो बेसिक लिटरेसी लेवल है, न्यूमेरिक नॉलेज है और अदर जो फंडामेंटल स्किल्स है वो सब चेक करने के लिए एग्जाम्स किए जाएंगे। जैसे अभी 10th और 12th को बहुत ही ज्यादा मतलब दिया जाता है तवज्जो। जैसे मेरे यहाँ का ही एक एग्जाम्पल है, मेरी जो नीस है वो अभी 12th में है तो उसको एक सेपरेट रूम दे दिया गया है, वो उसी में रहती है, उसी में पढ़ाई करती है, उसको खाना पानी सब कुछ वहां ले जाके देते, उसको नॉर्मल बिहेवियर नहीं कर रहे उसके साथ। और मुझे ये चीजें रियलाइज हो रही बट घर वाले नहीं समझ रहे हैं। तो हम लोग ऐसा माहौल क्रिएट कर देते बच्चों के लिए थोड़ा शायद मे बी टेंशन वाला, कि उनको फील होता नहीं मैं 12th में हूँ, मुझे अभी ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। तो अगर ये 3rd, 5th और 8th में अगर ये चीजें रहेगी तो 10th और 12th उनको इतना टफ नहीं जाएगा। I think pretty much everything is covered. The result of school examinations will be used only for developmental purposes. वही मतलब की क्राइटेरिया यही है कि ये सारी चीजें उसी हिसाब से की जाएगी कि पूरा फोकस डेवलपमेंट पे रहे, ना कि मार्क्स पर और रैंकिंग पर वगैरह ये सब। तो पूरा कंसेप्ट यही है कि एवरी चाइल्ड्स डेवलपमेंट शुड बी होलिस्टिक एंड होलसम।
एंड स्कूलिंग सिस्टम के ऊपर भी इसके बेसिस पे मतलब दिस विल बी लाइक अ लाइफ चेंज के ये जो बच्चों के टेस्ट रिजल्ट्स है, पहले ऐसा होता था कि द होल कंसेप्ट वाज एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट्स पेरेंट्स को बताना है। अभी जो रहेगा ये एग्जाम्स होने के बाद में रिजल्ट गवर्नमेंट के पास में जाएंगे ताकि आगे के मॉडिफिकेशंस आगे का प्लानिंग वगैरह उस हिसाब से मॉडिफाई हो। एंड इट विल बी एनोनिमाइज्ड, मतलब ऐसा नहीं रहना चाहिए कि हर बच्चे का नाम जा रहा है कि इस बच्चे ने बहुत बुरा किया है तो अभी पूरे देश को पता चल गया कि इस बच्चे ने बुरा किया है। इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट, इट विल बी एनोनिमस, मतलब नाम वगैरह किसी का नहीं जाएगा, नेमलेस। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4.41। इसमें है कि MHRD के तहत एक ऐसे नेशनल असेसमेंट सेंटर की को बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख, और जो सभी स्कूल बोर्डों के जो स्टूडेंट है उनका इवेल्युएशन करेगा और उसके लिए जो भी दिशा निर्देश जो भी रूल्स होंगे वो लागू करेगा। और इसका उद्देश्य होगा कि स्टेट अचीवमेंट सर्वे और नेशनल अचीवमेंट सर्वे इन सभी का ये संचालन करेगा। लर्निंग आउटकम पर इसकी निगरानी रहेगी और इसके अनुसार 21वीं जो हमारी सदी है उसमें बच्चों की जो भी कौशल है, उनकी जो भी नीड्स है, उन सबको पूरा करने के लिए बोर्ड जो है मूल्यांकन पैटर्न उसको भी चेंज करेंगे और इनकी मदद से सभी स्कूल कॉलेज और बोर्ड के बीच बेस्ट प्रैक्टिस जो होगी उनको शेयर किया जाएगा। Shirisa ma'am, would you like to add anything? यस सर, यहाँ वही दिया गया। सॉरी, इज इट ओके नाउ? या हाँ, तो जैसे कि बताया उन्होंने कि एक दिशा निर्देश दिया जाएगा, गाइडलाइंस दी जाएगी कि स्टेट अचीवमेंट का जो सर्वे वगैरह होगा वो कैसे होना चाहिए और स्कूलों में वो कैसे लागू होगा और बच्चों के साथ में हम उसको कैसे चेंजेस लाकर बोर्ड जो है उसमें जो उनका जो डिजाइनिंग सिस्टम है और बोर्ड में जो आकलन पद्धति वगैरह है उसको किस तरीके से चेंज किया कर सकते हैं और उसको लागू कैसे कर सकते हैं। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि बहुत सारी चीजें होती तो है पर वो एप्लीकेशन नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर सभी चीज़ों की तैयारी करके रखी है उन्होंने। गाइडलाइंस भी तैयार हो जाएगी और उसके लिए टीचर्स को ट्रेन करके वो अकॉर्डिंगली वो अप्लाई हो जाएगा स्कूल में। ठीक है, तो should we move ahead to the next point? तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक अलग सी बॉडी ही बना दी है जो ये इवैल्यूएशन उस हिसाब से करेगा, व्हिच इज कॉल्ड परख, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। Sir, your voice is very low. That's okay. I was just repeating कि वो जो फर्स्ट लाइन है उन्होंने एक अलग से बॉडी ही बना दी है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 4.42। इसमें यूनिवर्सिटीज में जो भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं और अन्य बाकी की जो भी परीक्षाएं होती है जैसे साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज से रिलेटेड, इन सबके साल में कम से कम 2 एग्जाम होंगे और ये जो एग्जाम रहेंगे इस तरह से डिजाइन किए जाएंगे कि जो स्टूडेंट है उनकी कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज को वो लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं इन सबको परखा जाएगा। और ये एग्जाम इस तरह से बनाए जाएंगे कि बच्चों को खुद ट्यूशन अवॉइड करे, वो ट्यूशन मतलब इम्पोर्टेंट है ऐसा महसूस ना करें। और एनटीए के जो कंसेप्ट है यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के लिए है, मतलब उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो वो इसको अपना सकते हैं। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए जो होता है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, it's like a body that works on the examinations and so on. So yeah, this is I think pretty much what we have been discussing since the last few days के जो कोचिंग क्लासेस का जो नीड है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा बिकॉज
जो एग्जाम्स भी है वो कोचिंग क्लासेस एंड बोथ ये ट्यूशंस भी, क्योंकि एग्जाम्स का सिस्टम ही उस तरह से डेवलप होगा जहाँ पर आपके व्यूज, आपके विचार, आपके नॉलेज एंड जो फॉर्मेटिव असेसमेंट भी जो हम लोग बोल रहे थे, जिस बारे में हम लोग कल बात कर रहे थे, तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा कि एग्जाम्स के वजह से आपका मेमोराइजिंग असेस नहीं होगा, आपका लर्निंग एनहांस होगा। सो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते देते ही आपका नॉलेज उस हिसाब से बढ़ेगा। Does But anyone sir, जो लास्ट लाइन दी है ना 4.42 का कि उन्होंने एनटीए किसके ऊपर मतलब अप्लाई करना है, वो निर्णय उन्होंने क्या किया है, कॉलेजेस पर छोड़ दिया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर छोड़ दिया जाएगा कि क्या वे अपने प्रवेश के लिए एनटीए प्रवेश परीक्षाओं को अपनाएंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कि ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे अगर ये वैसे ही उनको दे देते हैं फ्रीडम अपना डिसाइड करने के लिए। तो अभी जैसे हर कॉलेज के एक एंट्रेंस एग्जाम अलग होती है, तो अगर आपको लेना है बच्चे को किसी, तो फिर वो कॉलेज की फीस भी उस हिसाब से रहती है, और जो क्राइटेरिया रहता है उनका कट ऑफ रहता है वो भी वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो अगर ये फ्रीडम दे देते हैं कि यू हैव टू डिसाइड योर ऑन योर ओन कि आर यू गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एनटीए और नॉट, तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा चेंजेस आएंगे। There is Can you explain it? Yeah. this is a significant point and a significant concern. At the same time हम लोग को ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि they are planning कि ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स वाला कंसेप्ट है ये निकल जाना चाहिए। Every institute should be at that level कि it will be considered as a premier institute. तो अगर ऐसा है तो in that case the first thing that they should ideally and they would ideally do is they will grant funding to these institutes जहाँ पर ये नहीं पहुंच रहा है and उन institutes को पहले डेवलप करेंगे। यूनिवर्सिटीज वगैरह में भी ये कंसेप्ट रहता है कि जो नए डिपार्टमेंट्स खड़े होते हैं उन्हें पर ईयर initially they get a funding of 8 crores which they are supposed to spend। पूरा एक एक पैसा उनको स्पेंड करना है, मतलब करना ही है वो डिपार्टमेंट डेवलप करने में। तो उसमें अपने आप द इंस्टीट्यूट इज फोर्स्ड टू बाय गुड इक्विपमेंट, फोर्स्ड टू डेवलप अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, get the highest quality of everything like lab facilities and सब कुछ। तो उस केस में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज सब कुछ रेडी हो जाता है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रेडी हो गया है तो देन उसके बाद से जब वो 3 से 5 साल का पीरियड होता है वो जब खत्म हो जाता है तो उसी के साथ साथ में यू हैव वन मोर थिंग दैट हैपेंस दैट इज दे आर सपोज टू गिव अ फीडबैक कि उनके पास में जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट कहाँ यूज हुआ है। सो बेसिकली धीरे धीरे वो सिस्टम डेवलप हो जाता है कि आपको वो इक्विपमेंट खरीदना तो है, उसी के साथ साथ में उसका यूजेज लॉग भी बताना है कि हम लोगों ने ये इक्विपमेंट यूज किया है। तो वो ऑटोमेटिकली उनको उस हिसाब से फैकल्टी भी तैयार करनी पड़ती है कि दिस फैकल्टी इज ट्रेन्ड फॉर दिस इक्विपमेंट। तो उस हिसाब से वो ढकेल ढकेल के वो इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो ही जाता है, मतलब नो इंस्टीट्यूट इज लेफ्ट बिहाइंड। एटलीस्ट यूनिवर्सिटीज में इस तरह से होता है। तो आई एम अज्यूमिंग के कॉलेजेस में भी धीरे धीरे उस टाइप का सिस्टम लागू होगा एंड सिंस यहाँ पर जैसे उन्होंने बोला है कि बॉडीज विल बी वर्किंग टुगेदर फॉर दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट। तो आईसर वगैरह जो है, आईसर, आईआईएससी, फिर जो बाकी के नेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ये सारे उनके आजू बाजू के जो कॉलेजेस हैं उनके साथ में काम करके उनको बढ़ाएंगे। एंड नॉर्मली ऐसे ही होता है कि क्योंकि वहां पर एक नेशनल इंस्टीट्यूट है तो वो आजू बाजू के जो रीजनल कॉलेजेस है वहां पर कोई जाता ही नहीं है, इसलिए वहां का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। मगर ऐसा अगर होगा तो मोर पीपल विल ऑप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ कॉलेजेस कि भाई मेरा कट ऑफ उतना तो हाई नहीं है कि नेशनल इंस्टीट्यूट में मैं जा सकूं, बट देन कम से कम उतना तो है कि मैं नेशनल इंस्टीट्यूट के से गाइड होने वाले कॉलेजेस में एंट्री ले सकूं। सो ऑटोमेटिकली दोज विल बी डेवलप्ड। सो आई थिंक ये जो ऑब्सेशन है
कि we will have our own entrance test so that we generate our own revenue and all that, वो धीरे धीरे गिर जाएगा, because ये obsession उसी के वजह से होता है कि these institutes which are at the pinnacle and highly sought after the national institutes, like for example सिंहगढ़ हो गया, या all these जो well known institutes होते हैं, तो वो well known institutes usually ऐसी चीजें करते हैं, but I don't think even सिंहगढ़ has its own entrance test. I think it goes by NEET. No sir, it goes with MSCT, जो हमारा स्टेट का होता है ना CT, उसके साथ में भी रहता है, और फिर JEE के भी रहते हैं मार्क्स, उसके साथ में भी जाता है. So, but the colleges in South generally they have these exams, like SRM and university. There is one more, Satyabhama University and all, Narayana. All these are having their personal exams, entrance exams. तो वो धीरे धीरे वो एंट्रेंस एग्जाम का पर्सपेक्टिव जो उनको तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज हो रहा है तो दे विल आल्सो हैव टू चेंज देयर ओन क्राइटेरिया. I think it goes with autonomous colleges because they have declared if the university is autonomous, then they have the right to design their own curriculum and the pattern of everything. Definitely, but then for that purpose also, मतलब the reason why they will have to change that mentality is because उनको बच्चे तो यहाँ के मिल रहे हैं ना, उनका their own curriculum can be anything, their own entrance can be anything, but then वो इतना बड़ा जो disconnect है उसके वजह से people will stop preferring a university like this. क्योंकि अगर बाकी yes भरत सर. सर आई थिंक सिम्बायोसिस में भी वही है, एंट्रेंस है उनकी अलग से. हाँ, मतलब सिम्बायोसिस में बहुत सालों से उनका एंट्रेंस का पैटर्न ही अलग है, मतलब the kind of questions that they ask and all that, it's very different. but जो बाकी के जो भारतीय विद्यापीठ हो गया या फिर DY पाटिल हो गया, इनके एंट्रेंस एंड जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है. ये तो एफिलिएटेड है ना, नहीं अलग. DY पाटिल वगैरह affiliated नहीं है. Yes. They are private universities. DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ. और ये अपना HUPM भी autonomous है. HUPM is granted autonomous. They receive heavy government funding in quite a few directions. Thank you, sir. Yeah. Over to you, Bhuvaneswar. Good afternoon, everyone. So the next section is about support for gifted students or students with special talents. मतलब विशेष प्रतिभा वाले विद्यार्थियों के लिए ये सेक्शन यहाँ पे दिया गया है. So every student, सभी स्टूडेंट में कोई ना कोई टैलेंट होता है, एंड जो कि जिसे खोजना चाहिए, पोषण देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए. That is, we have to find the talent, nurture it, encourage it, and we have to develop it. तो ये जो टैलेंट है ये कैन बी ऑफ वेरिंग इंटरेस्ट, मतलब इट कैन बी बियॉन्ड करिकुलम से बाहर का हो सकता है. सो टीचर शुड बी प्रिपेयर्ड टू नर्चर दिस टैलेंट and to foster this talent among the students. So ऐसे B.Ed programs organize किए जाएंगे जिसमें NCERT और NCTE टीचर्स को गाइड करेंगे कि ऐसे स्टूडेंट्स का टैलेंट कैसे खोजे और उनको कैसे बढ़ावा दें. नहीं, आई थिंक दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ये गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें, तो दीज गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोस चिल्ड्रन जो कुछ होता है ना कि 2 साल की उम्र में, नहीं 2 साल तो नहीं, 4 साल की उम्र में वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर ले सकते हैं, या फिर
हाँ 4-5 अलग अलग भाषाएं बोल सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, सो ऑल दीज कम अंडर दीज गिफ्टेड चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्योंकि उनका फील्ड ही अलग है और क्योंकि उनकी स्पेशलिटी ही अलग है, उनको फिर भी एक बक्से में बैठ के वही एजुकेशन सिस्टम फॉलो करना पड़ रहा है जो इतने सालों से आ रहा है। सो देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव चेंज इन दैट एजुकेशन सिस्टम, बट देन फिर भी उसमें और थोड़ा सा उन्होंने लीवे दिया हुआ है ऐसे बच्चों के लिए जो कुछ ऐसा परस्यू करना चाहते हैं। वी हैव हम लोग के ही यहाँ पे वी हैव वन चाइल्ड हु कम्स, मतलब तोमाई के जो ट्यूशंस होते हैं उसमें देयर इज वन चाइल्ड हुज नेम is I don't remember. His father is a music teacher, so right now he is in 10th standard और वो 10वीं में कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कीबोर्ड, गिटार, everything. He can play everything, and he is in 10th standard and he teaches guitar to people of all ages. Yeah, so 4.44 tells us कि हम इस टैलेंट को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं. One of the steps that we can take in this direction. So हम स्कूल में छोटे छोटे सर्कल्स या क्लब्स बना सकते हैं, जैसे मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, म्यूजिक डांस सर्कल्स, पोएट्री सर्कल्स, योगा सर्कल्स, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. और मतलब वहाँ पे इंटरेक्शन हो सकता है इन स्टूडेंट्स का, और उसके साथ ही डेवलपमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड कैन प्रोसीड ऑन ओवर देयर. और इसी के लिए नेशनल रेसिडेंशियल समर प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, जहाँ पर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स और मतलब सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित विद्यार्थी और शिक्षकों के लिए मेरिट बेस्ड प्रोग्राम होगा, जिससे उनको they can take part in this national program, national residential summer. तो उसमें फेलोशिप वगैरह भी मिलेगी ना, मतलब मिलते भी गेटिंग फाइनेंशियल बेनिफिट्स? No, here they are just talking that they will be included Camps. on merit based. Anything So, anyone wants to add? Yeah, Shirisha ma'am, anything you would like to add? नो सर, वही उन्होंने वैसे बोला है कि जैसे हमने इसके पहले सॉरी यस, सो जो पहले उन्होंने बोला कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको हम मौका देंगे, तो वो कैसे हम कर सकते हैं, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए जो साइंस सर्कल, मैथ सर्कल, ये जो अलग अलग सब्जेक्ट के क्लब्स वगैरह बनाने की बात की है, तो उसमें से हम लोग कर सकते हैं कि जैसे हम बनाते भी है ना, जो क्लब्स वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है वो बच्चा बोलो, या फिर जिसको इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों में, वो उसमें पार्टिसिपेट करता है, उस क्लब में आता है और वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, तो ये चीज़ें की जाएगी. साथ ही उन्होंने बताया हुआ है कि समर वेकेशन में, जैसा कि बताया भुवनेश्वरी मैम ने भी, सामाजिक और आर्थिक रूप से जो वंचित लोग रहेंगे उनके लिए राष्ट्रीय आवासीय ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, मतलब समर कैंप जैसे रखे जाएगा, जिसमें कि वो रहने और खाने की भी सुविधा देंगे. जो बच्चे पिछड़े इलाके से हैं उनको भी वहाँ पर ट्रेनिंग कर, मतलब उनको एक मौका दिया जाएगा कि वो भी इन सब चीज़ों में डेवलप कर सके. Okay, that was my concern because अगर ये सब वो arrange कर रहे हैं, but then if they are not giving any kind of funding, तो how will the children be able to reach that place? तो वहाँ उतनी देर तक के, उतने दिन तक के रह कैसे पाएंगे? तो मतलब if food, boarding वगैरह सब कुछ if it is provided to them, I think then that makes sense. Residential है, so they will take care of the living. And वैसा ये actually हम लोगों ने प्लान भी किया था लास्ट ईयर, एस्ट्रोनॉमी क्लब वगैरह ये सब करेंगे इम्प्लीमेंट, बट देन बिकॉज़ ऑफ द लॉकडाउन वी कुडंट डू इट. Hopefully maybe this year we'll try it out. So this is something that goes on in a lot of universities and colleges के अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं जिनके ये क्लब्स होते हैं. So there is a chess club, there is a
there's an astronomy club, there's drama club, theater club. तो उसमें it is more or less student led and with maybe a little bit of facilitation from the teachers. बस उस हिसाब से कि अगर ये मैनेज करना है या फिर किसी स्कूल के शेड्यूल के साथ में कैसे कंबाइन कर सकते हैं हम लोग, तो वो सब चीजों के लिए किसी टीचर की मदद ली जाती है या फिर जनरली दिस इज स्टूडेंट लेड। हम लोग यहाँ पे म्यूजिक क्लब वगैरह भी था, तो उसमें दैट वाज टीचर इनिशिएटेड, मतलब वो एक टीचर ने इनिशिएट किया था and धीरे धीरे it started becoming student led. So everything from connecting the system to organizing the list कि किसको किस दिन शेयर करना है उनका म्यूजिक वगैरह, so everything was done. And ये हम लोगों ने indirectly last year and the year before that we had tried it out also. कि in different assemblies we were discussing different things and we were going to condense this into clubs last year क्योंकि वो फ्लो आ गया था। कुछ लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो अपने टाइप का म्यूजिक लेके आ रहे थे and if somebody is interested in a particular story or movie or something there तो वो उस हिसाब से कर रहे थे, तो उसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्टेड एफर्ट की और जरूरत है। You know the concept of open mics? Open mics. Anyone has heard? Okay. So open mics का actually general concept ऐसा है कि सामने mic रखा हुआ रहता है and you can come and share your talent on the open mic. If you sing very well, you sing very well. If you write very well, so you can share your poems or story or whatever. तो इसमें poetry club वगैरह में usually open mics रहते हैं। Poetry club होने की वजह से obviously people come and share only poems or whatever they have written. So things like that can be encouraged. हमारे स्कूल में भी जो साथी को म्यूजिक सर रहते थे, वो भी म्यूजिक सिखाते थे। श्रेयस सर। श्रेयस। हाँ। वो भी थे और एक और भी सर थे। भूषण सर। भूषण सर, वो तो मतलब सर थे, पर क्लास होती थी म्यूजिक क्लास इवनिंग के टाइम पे, तो किड्स भी अदर किड्स भी आते थे सीखने के लिए, तो मतलब वो भी एक टाइप का क्लब ही होगा ना, म्यूजिक क्लब। हाँ, सो ये जो क्लब्स है, these clubs are usually off school hours, मतलब स्कूल खत्म हो गए उसके बाद में बच्चे स्कूल में ही या प्रीमाइसेस में ही है करीबन 2-3 घंटा, तो उसमें ये सारी चीजें होती है। तो हम लोगों ने जो प्लान किया था वो तो एक्टिविटी ब्लॉक के हिसाब से प्लान किया था कि वो एक्टिविटी ब्लॉक बोलने के बदले में we will be giving it as a club time। तो उसमें जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है कि आई वांट टू बी इन एस्ट्रोनॉमी क्लब, तो वो 4 नहीं आई थिंक 2 या 3 months का Nasreen ma'am, do you remember what period we had chosen? Okay, some children will be in a particular club for this time. No, sir, I don't remember exactly. I'll have to check. I think 3 months था, so that पूरे साल भर में उनको कम से कम 3 rotations मिले, ऐसा कुछ तो दिखा। तो 3 महीने if a child is in one club, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैंने एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा रिसर्च किया एंड देन कल जाके मैं म्यूजिक कर रहा हूँ, फिर परसों जाके मैं खेल रहा हूँ। तो that intensity and that drive should be there। उसकी वजह से हम लोगों ने एक टाइम पीरियड फिक्स किया था। तो आई थिंक दैट टाइम पीरियड वाज अराउंड 3 months। तो 3 महीने के बाद ही आप क्लब चेंज कर सकते हैं। Yeah, Olympiads. Yeah. 4.45 talks about the Olympiads and competitions, competitions in various subjects. तो हमको Olympiads और ये सब एग्जाम्स पता है कि हमारे स्कूल में होते हैं, but now we are going to make sure कि ये एग्जाम्स लोकल स्कूल्स, स्टेट लेवल स्कूल्स और नेशनल लेवल्स के स्कूल में भी हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट इन दीज एग्जाम्स। और स्पेशली जो ग्रामीण एरिया के जो स्कूल्स होते हैं,
उनमें भी ये एग्जाम्स होगी एंड एफर्ट्स विल बी टेकन कि उनके रीजनल लैंग्वेजेस में ये एग्जाम्स हो और इन एग्जाम्स का बाकी सामने फ्यूचर में ऐसा ये फायदा रहेगा कि जो प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज है जैसे IITs और NITs दे विल कंसिडर मतलब इन एग्जाम्स के स्कोर्स they will consider as a criteria for admission into their undergraduate program. मतलब ग्रेजुएशन के लिए जब हम एडमिशन लेने जाते हैं IITs और NITs में तो वो लोग ये ओलंपियाड्स के भी स्कोर एज अ क्राइटेरिया वहाँ पे देखेंगे. हाँ, but it is worth noting कि as part of the criteria for admission जैसे लिखा है. अब तक ऐसा होता था कि ये ऐसे टाइप के एग्जाम्स आर द क्राइटेरिया. हाँ, as ये- part of it. ये एग्जाम आपने अगर इतना स्कोर किया या फिर आपका कट ऑफ वगैरह इतना था तो then if you survive that cut off so then you get into the institute, otherwise you don't get into the institute. So now it will be a part of the criteria. तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे ने स्पोर्ट्स में फुटबॉल में नेशनल लेवल पर अगर पे खेला है तो दैट इज आल्सो सपोज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द क्राइटेरिया. तो उसी तरह से दिस आल्सो विल बी अ पार्ट ऑफ द क्राइटेरिया. लाइक हम लोग पूरी तरह से इसको नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना कि देयर आर सम पीपल हु आर मोर टैलेंटेड इन दिस. if we are respecting music, if we are respecting sports, if we are respecting I don't know environment, तो अगर ये सब चीजों में अगर हम लोग बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं तो दैट डजंट मीन दैट वी नेग्लेक्ट दोस चिल्ड्रन हु आर एकेडमिकली ओरिएंटेड. तो उनके लिए बैलेंस करने के हिसाब से दे आर गिवन दिस कि ये भी क्राइटेरिया रहेगा कि ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि पूरी तरह से हम लोगों ने एजुकेशन ऐसा ही कर दिया कि अभी जो पहले बहुत मार्क्स मिलाते थे अभी उनको कुछ मार्क्स मिलेंगे. मतलब उल्टा नहीं हो जाना चाहिए. देयर हैज टू बी अ बैलेंस. Yeah, and one more standing point is that कि रीजनल लैंग्वेज में अगर ये होगी तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह सब बढ़ेगी अगर ग्रामीण एरिया के भी स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे इसमें. Yes. So the next Sir, we don't put efforts in Olympiad in our school. मतलब इस साल भी हुआ था तो प्रीतिश का तो पूरा मैंने ही लिया था ओलंपियाड का जितना भी था. हाँ, तो that's what ना. तो this is for the children who are naturally oriented towards academics. तो जैसे हम लोगों ने जो specially gifted, see this whole process, ये जो पूरा है, ये पूरा this is under support for gifted students or students with special talents. तो जिनका special talent है academics, उनकी बात चल रही है. This is not about people who want to qualify for Olympiad. मतलब हम लोग जो No, sir, I'm just telling जैसे यहाँ पे लिखा है with the clear coordination and progression from school. हाँ, मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि स्कूल का कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट है. जैसे ओलंपियाड में इस साल आपके तरफ से कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था. वो जो भी था वो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था और वो लोगों ने एग्जाम दिया था. नहीं, one minute. This progression is talking about के 5th standard से 6th standard का जो ओलंपियाड रहेगा, there will be a progression between these standards. मतलब ऐसा नहीं है कि 5th standard का है और जो 6th standard है उसमें कुछ रिलेशन ही नहीं. With clear progression, मतलब first, second, third, fourth ये सब level progression रहेगा. So बट once again, लीव टू दिस पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल भी उतना ओलंपियाड में दे सकती है एक आध टाइम तो भी. बिकॉज लीव दिस पार्ट कि ये क्या लिखा है एक सेंटेंस में या जो भी. बट वहां पे कुछ हो सकता था ओलंपियाड का जैसे मुझे लगता है वहां पे क्योंकि वो इट इज अंडर दी स्कूल तो स्कूल का भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए था. मुझे ऐसा लगता है. नहीं, जो ओलंपियाड्स होते हैं they are not under the school. Olympiads are a private examination. अभी ये लोग जो ओलंपियाड की बात कर रहे हैं, इट्स अ प्राइवेट एग्जामिनेशन लेकिन स्कूल के अंडर मतलब आपके थ्रू ही हम लोगों को कोड और सब मिलता है स्कूल के तरफ से ही. सो यू कैन टेक सम एफर्ट्स फॉर ओलंपियाड के बच्चों के लिए कुछ भी जो लगता है अपने को करना चाहिए वो. That's what I'm trying to explain to you. वो अगर जो प्राइवेट एग्जामिनेशन है, प्राइवेट एग्जामिनेशन में for them it is a business. वो हम लोग के थ्रू इसलिए मिलता है because they sell it to schools on a commission basis.
वी डोंट, हम लोगों के जो ओलंपियाड की जो फीस होती है that is much lesser than the fees that other people pay in other schools, because उसमें there is a margin. हम लोगों को जो डॉक्यूमेंट मिलता है उसमें भी लिखा रहता है कि इतना आपका मार्जिन है, if you want you can charge this much for this exam. हम लोग जो आपको चार्ज करते हैं वो कट टू कट रहता है, जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस है बस उतना ही चार्ज करते हैं, we don't overcharge at all. So for the other schools, they do it through the schools because everything should act as a business. अगर सब कुछ अगर पेरेंट्स ही कर पाए तो then उसमें स्कूल को कुछ नहीं मिलता है ना. The whole purpose of Olympiads is individual effort if you are interested in that direction. It is not an exam where the school is supposed to prosper out of it. You know, हम लोगों ने कितने लोगों को इसमें से ढकला है. हाँ, that's what I'm saying. So जो ओलंपियाड का जो है अब तक के the reason why this huge gap was there was because जहाँ हो सके they were trying to sell. See, if I am taking an examination जिसमें सब कुछ वही है जो टेक्स्ट बुक्स में है, so then who will pay for my examination? Nobody, no, because स्कूल तो कर ही रहे. But then if I take out an examination जहाँ पे थोड़ा सा अलग है and मैं उसके बुक्स बनाता हूँ, तो to sell the books I have a point कि मेरे एग्जाम को पास करना है तो मेरे बुक्स लेने पड़ेंगे, right? And मेरे बुक्स लेने पड़ेंगे तो आपको वो स्कूल में जाना पड़ेगा जो आपको हमको बिजनेस देती है by buying our books, by teaching our syllabus. So this whole thing, हम लोग को when did we realize this? We realized this when they started marketing that hard. कि टीचर्स को भी सर्टिफाई कर रहे हैं, फिर स्कूल को भी सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, मतलब सब जगह they were trying to distribute certificates. You know, आपने इतनी मेहनत की तो आप ये ले लो, that kind of thing. And besides this, the जो हम लोगों के लिए कंडक्ट करता था एग्जाम्स, I don't remember. I think his name was Varun something. So he told us on our face ना कि हम लोगों को मुझे जो प्रॉफिट बाकी स्कूल से मिलता है वो आपके स्कूल से नहीं मिलता है. So that is why we told him on his face कि अगर आप ये काम प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं तो then it's better if we do it individually. आप मत आओ स्कूल. So then the next year onwards we started registering for it individually. फिर हम लोगों ने उसके थ्रू करवाना बंद कर दिया. तो ये जो ओलंपियाड्स और नेशनल एग्जाम्स है, स्कॉलरशिप एग्जाम्स है, ये सब चीजें धीरे-धीरे the government will have its own thing. Because the NEP lays power on things that are under the government's reach. वो उनपे ये सब चीजें नहीं ला सकते जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते ही नहीं. तो जो SOF वगैरह है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन वगैरह, these don't come under the government. ये प्राइवेट बॉडीज है, they are businesses. तो NEP जो भी बोल ले, उनको उससे फर्क नहीं पड़ता. They are different entities. So this is about Olympiads and exams that come under the government. वो डेवलप होने वाले हैं, वो अब तक है नहीं, they don't exist already. And when they develop, तो by that time curriculum ही वैसा हो जाएगा to match that criteria. Can we proceed? Yeah. Any further questions? No. Okay, so 4.46 talks about the smart classroom. मतलब the paragraph starts like once internet connected smartphone. मतलब एक बार जब स्मार्टफोन्स और टैबलेट मतलब इंटरनेट सब जगह आ जाएगा तो थ्रू ऑनलाइन एप्स हम क्विजेस, कॉम्पिटिशंस, असेसमेंट और अच्छे मटेरियल्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं
at their place और under the supervision of parents और teachers के देखरेख में हम ये पूरा material उनको easily available करा सकते हैं. So या स्मार्ट क्लासरूम्स को बढ़ावा देने का यहाँ पे बात की गई. Okay. Teachers also you are continuing. Yeah. Okay. Just go to. Okay. Olympiad का by the way more or less NCERT पे base रहता है. The only thing is कि जब examination happens a bit early तो तब तक सब कुछ complete नहीं होता इसकी वजह से. But Olympiad questions are mostly application based. हाँ तो अभी तो पूरा ये सिस्टम ही एप्लीकेशन बेस्ड होगा ना. It will definitely be easier. Otherwise जो हम सिर्फ स्कूल में लेते हैं इसके थ्रू ओलंपियाड सॉल्व करना इसको डिफिकल्ट. अगर हम कंसेप्ट्स पे काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम मेथड्स पे काम कर रहे हैं तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व ओलंपियाड. पर अगर हमने कंसेप्ट पे काम किया तो ओलंपियाड बिकम वेरी सिंपल. Okay. So we can modify accordingly. So then both get covered. NCERT भी cover हो जाता है, Olympiad भी cover हो जाता है. ठीक है ना? So we'll work on it accordingly so that both Olympiad and NCERT is covered. Yeah. So the next is teachers, and 5.5 talks about the importance of teacher. 5.5. 5.1. हाँ. 5.1 talks about the importance of teachers. मतलब I'll just read the first one. Teachers truly shape the future of our children and therefore the future of our nation. So इस लाइन से हमें पता चलता है कि टीचर्स का इम्पोर्टेंस कितना है. And earlier societies में teachers were treated quite different from now. उनका जो knowledge था, उनके जो skills थे, जो ethics थे वो very different थे from now. उनका जो education था, recruitment होता था, development और जो deployment और service conditions जो थे पहले वो अभी उस स्तर पे नहीं है जहाँ पर उससे होना चाहिए. So efforts will be taken for in teachers to motivate teachers or for empowerment of teachers to ensure the best possible future for our children and our nation. तो empowerment of teachers के बारे में ये पैराग्राफ बात कर रहा हूँ. Anything you would like to add? Anything anybody else would like to add? I always have something to say, but somebody else would like to add something. जैसे कि स्टूडेंट के ऊपर बच्चों का भविष्य है ऐसे बोलते हैं. उसके सेकंड मतलब गुरु को टीचर्स को गुरु माना जाता है कि वो जो शिक्षा देंगे वो उनके भविष्य के लिए आगे के लिए ये रहेगा. तो ये बात सच है क्योंकि पेरेंट्स पहले गुरु मम्मी होती है और सेकंड गुरु माना जाता है टीचर्स को. तो सिर्फ क्लास में और परीक्षा के लिए उतना ही नहीं, जो अच्छे विचार रहते हैं, जो संस्कार घर में मिलते वैसे स्कूल में भी मिलते हैं. जो टीचर्स कुछ मतलब सिखाते हैं उनको, तो वो लॉन्ग लाइफ उनके साथ में रहते हैं. एक्चुअली यहाँ पे हाई स्टेटस ऑफ टीचिंग प्रोफेशन पे ज्यादा फोकस है कि अभी इतना नहीं है टीचर्स को स्टेटस टीचिंग प्रोफेशन को, तो हम उसको कैसा एम्पावर कर सकते हैं. Actually, the main reason here is the same. Okay, since the education became a business, कि हर कोने-कोने में एक प्री स्कूल खुली रहती है. फिर जो देखो वो घर पे अगर बेकार बैठा है तो वो टीचर बन जाता है. तो वो जो मेंटालिटी है, that mentality has to change, which is also one of the, I think next point में ही है कि वो B.Ed 4 साल का हो गया करके. तो मैंने I had asked this question to Anil Swarup, जिसने NEP initiate किया था 2015 में. They had begun developing the national education policy. So he was the education head at that time.
and he was the in charge of this project. So that is why even Anita Karwal, the CBSE chairperson, she calls him sir, Anil Swarup sir. So I had asked him this directly. You were saying that all these changes are going to come, but then living in a city where the qualified people are not able and the able people are not qualified, what is the point? कि आप 4 साल बीएड कर लोगे, 4 साल के बाद में कोई बेकार पर्सन हम लोग के पास में आएगा, पहले 2 साल में आता था, अभी 4 साल में आएगा, तो व्हाट इज द मतलब मोटिव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है? तो ही वाज वेरी क्लियर कि 2 साल की डिग्री तो कोई भी कर लेता है घर बैठे, 4 साल के डिग्री के लिए उतनी सीरियसनेस और सिंसियरिटी चाहिए रहती है. So obviously now the people who go for B.Ed and become teachers, they won't be those kind of people कि हाँ घर पे बैठे हैं तो अभी B.Ed कर लो. They will be those kind of people कि मुझे टीचर बनना है इसलिए I want to do B.Ed. So I think that covers the next part. हाँ. So recruitment and Yes sir, may I say something? Yes, Sharisa ma'am. हाँ, तो जैसे कि यहाँ पर पहले बोला कि पहले के जो टीचर्स होते थे उनकी गुणवत्ता और आज के टीचर्स की गुणवत्ता जो है उस पर काफी डिफरेंस बताया उन्होंने. तो उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो आगे का बीएड का जो रहेगा वो 4 साल का रहेगा, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जो शिक्षकों के लिए उच्चतर दर्जा और उनके प्रति मान सम्मान और आदर की भावना को पुनर्जीवित करना होगा. अभी कैसे होता है कि हम जब देखते आ रहे हैं कि पहले की प्रणाली में कैसे था, जो टीचर ने बोल दिया घर पर वो बात मानी जाती थी कि हाँ टीचर ने बोला है मतलब ये सही ही होगा. उनकी जो भी उन्होंने बोला जाता था उस पर हम लोग कोई मतलब ऐसा नहीं हो सकता कोई विश्वास नहीं कर रहा है, उनकी विश्वसनीयता पर कोई किसी को कोई डाउट नहीं होता. पर अभी ऐसे होने लगा है कि स्कूल की जो करते हैं सब चीजें उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, रूल्स रेगुलेशन को लेकर चलते हैं, फिर भी उतना जितना मिलना चाहिए टीचर्स को उतना नहीं मिल पाता है कि हाँ इतने एफर्ट्स ले रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं. तो ये जो एक सिस्टम बन गया है समाज में कि जैसे कि आपने बोला कि जो घर पर बैठा है कुछ नहीं कर रहा है वो अल्टीमेटली टीचर बन जाता है, और सिस्टम में फिर लोग यही सोचने लगते हैं कि कुछ नहीं कर पा रहा इसलिए टीचर बन गया, तो टीचर तो कुछ खास नहीं है. इसको भी वो लोग देख रहे हैं, उस पर भी फोकस है उनका और वो उसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, मतलब रिवाइटल करना चाहते हैं कि हमारे पहले समय में कैसे था और अभी जो सिचुएशन चल रही है उसको वो बदलना चाहते हैं. Yes, Bhuvneshwari ma'am. Over to you. Yes, ma'am. Thank you for your contribution. So next is recruitment and deployment. So 5.52 talks about that. हमें टीचिंग प्रोफेशन में बेस्ट स्टूडेंट्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं. तो फर्स्ट वी कैन डू इज क्वालिटी वाले बीएड प्रोग्राम्स को अरेंज कर सकते हैं. फिर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स दिए जा सकते हैं फॉर द सेम प्रोग्राम्स. फिर ऐसे प्रोविजंस हम बनाएंगे कि रूरल एरियाज में भी एबल टीचर्स हमको मिले. मतलब पहले तो रूरल एरिया के कैंडिडेट्स को हम ऐसा ट्रेन करेंगे to be a best teacher, to be more independent. So हम रूरल एरियाज को पहले वो तैयार करेंगे वैसे टीचर्स, और फिर वो लोकल एरियाज में उन्हीं टीचर्स को डिप्लॉय करेंगे, ताकि उनको एक तो वो फायदा होगा कि उनको लोकल लैंग्वेज आएगी तो कम्युनिकेशन विल बी मोर इजियर. और ऐसे टीचर्स को हाउसिंग की भी फैसिलिटीज दिए जाएंगे और एक्स्ट्रा हाउसिंग अलाउंसेस भी दिए जाएंगे फॉर दीस टीचर्स. So I think that solves a lot of problems. Just थोड़ा सा क्लैरिटी कि मैंने जो पहले बेकार बोला था, I didn't mean खराब, I meant बेकार्य, मतलब unemployed. तो yeah, so this I think will solve a lot of problems, because मेन कंसर्न यही होता है ना कि अगर मुझे पूरे I have a passion for teaching, और मुझे टीचर बनना है, मगर मैं अमरावती में नहीं बन सकता टीचर बिकॉज I don't know, रिसोर्सेज उतने नहीं है, या फिर मेरा इनकम इतना नहीं है, या I want to become a teacher in a rural area.
कि मुझे सच में इस गांव को अपलिफ्ट करना है, यहाँ के स्कूल में टीच करना है, तो फिर मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हाउ विल आई सर्वाइव बेसिकली। तो ये स्कॉलरशिप्स वगैरह देखे, अगर if there is a reason for staying back, if there is a reason for coming back to your own city and making a difference, तो ये सब चेंजेस थोड़े और ईज से होंगे। एंड वो 5.2 में ये भी है कि फीमेल टीचर्स को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, फीमेल स्टूडेंट्स को। ओके, तो ये आई थिंक दिस हैज अ डाउनसाइड। I tell you why it has a downside. Because you can see in this room there are only 2 males. So already the ratio is skewed towards women when it comes to teaching, especially when it comes to teaching till 10th standard. उसके बाद में धीरे धीरे वो उल्टा हो जाता है। तो I think if the government really wants to do something about this, so then it should do it in both directions in the 2 different levels. जैसे schooling में they should promote male teachers, and in college level they should promote female teachers. सर मुझे ऐसा लगता है कि मेल्स जो है मतलब जैसे वंस यू गेट अ मदर, जब आप मदर बन जाते हो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या किस वे से अपन बच्चों को हैंडल करना चाहिए, एंड देन वो टीचर्स अपने आप ही वो चीज कुछ नहीं इतना बीएड और कर 2 इयर्स का बीएड भी करके उनके पास बहुत सारा ज्यादा इज गुड कि फीमेल लोग पहले 10 तक रहना, मेरा ओपिनियन है। आई जस्ट थिंक कि आफ्टर अ चाइल्ड, जैसे अब मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि वंस मेरे को जब से ब्रिटिश हुआ आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि किस वे से अपने को बच्चों को हैंडल करना है, किस वे से उनको सिखाना है, ये सब कुछ चीजें मैटर करती है, मुझे ऐसा लगता है। इसमें एक्चुअली एक ये भी क्वेश्चन है ना मैम कि अगर ये अपॉर्चुनिटी इफ यू डोंट गिव टू मेन, देन व्हेन विल दे लर्न हाउ चिल्ड्रन एक्ट? ये तो एक अकेला अपॉर्चुनिटी है उनके लिए टू गेट क्लोज टू चिल्ड्रन, टू अंडरस्टैंड हाउ अ चाइल्ड थिंक्स, टू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप अ सेंसिटिव साइड। सोसाइटी में तो मेन को सेंसिटिव साइड अगर रहा तो देन दे आर मतलब खत्म कर देते हैं। तो बेसिकली ये एक अकेला प्रीमाइसेस है जहां पर यू नो अ मैन कैन हैव अ सेंसिटिव साइड एंड अंडरस्टैंडिंग साइड। तो आई थिंक मतलब दोनों लॉजिक अप्लाई होते हैं, बट देन दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी फॉर मैन, दैट इज व्हाट आई बिलीव कि ये अगर प्रमोट किया जाए तो देन इवन men will develop that understanding in society, or rather society will have understanding men as part of it. Actually they are talking about local schools, maybe local schools mein men's ratio is more than women. हाँ बाकी सेक्टर स्कूल वगैरह में मेन ज्यादा है। हाँ लोकल schools बहुत कम है, उल्टा है। उल्टा है। So then that makes sense. तो जिला परिषद schools वगैरह में Men ज़्यादा है। definitely मीटिंग में that should अगर happen. तो we see them more in number. Indian teachers बहुत कम होते हैं। Local नहीं है। हाँ, ऐसा भी है। So there is a gradation that in Yeah. जिला परिषद में you have more men, Men, then महानगर पालिका में you have more women. Because they are very highly paid in ZP schools. Yeah. And the male is considered to be the only member in the Breadwinner. member in the Breadwinner of family. the. So that's why they take up that job. But yes, if given a chance to men, what we have, like from my observation also, I have observed in many families where the men is more dominating in bringing up the child. The child has a very good understanding, a very good bonding with everybody and with the father also. And there are a lot of there is a lot of exposure also that the child gets, because naturally, because men are traveling out, they are not confined to the house, so they can give a lot of information to the child when they are in the company of the father. I have myself observed in many families,
they have, and fortunately, recently I have also noticed that parents are, even the men are taking interest in the beginning of the. We have a lot of parents for our parent-teacher meeting. Also, a lot of fathers who come and attend the meeting, which used to not happen earlier. Earlier, it used to be only the mothers who used to come. But the fathers who come and they take a lot of interest in the bringing up. We have in our school also we have good example like Madhur Mahek's father, like a lot of And it children. clearly shows the difference. Yeah. In the child. In the child, अगर पापा Papa भी करने कर के रहे हैं, and he is responsible. So even my niece, my sister's Srijan's father. Srijan's father, even Namrata, my niece, Ah. the father who is more dominant, my sister's husband, he takes care of the daughter more. So Advait also. It makes a lot of difference if the father takes interest. Should they come, both come together or papa? This platform is it has gone in first standard, almost totally active. So that is, I think, a good thing to hear in our schools. But then we'll have to see how this affects in the future, because इसको दोनों मतलब सारे levels of society में it is a different ratio. तो हम लोग ऐसा कहीं नहीं हो सकते हैं कि there are only more women in the schools. ऐसा भी नहीं हो सकता कि there are only men, more men in the schools. So depending on where you are, depending on what city you are in, and what social status you are in. Yeah. As of now, it is a female-dominated industry. No, but then Zilla Parishad schools are more. At the- Number of schools. But at the pre-primary level, I still feel that. it No, is- we're not pre-primary, but I think from fourth onwards, in all those schools, especially subject like maths, science, we see that men are there. वो बहुत अच्छे से ले सकते हैं. ऐसे नहीं but होते हैं. होते हैं वो जब स्कूल नहीं there they feel ऐसे कि वो मेल टीचर को ही अपॉइंट करते हैं. So I think we should appreciate that part कि they are trying to bring a balance. So वो हम लोग को आगे का देख के we should appreciate that step and let's see what happens. So it's Yeah. With the age, biological and hormonal development की वजह से. females tend to do more in languages and males tend to do better in. Because in women, because of hormonal development and biological development, the creativity centers are better developed. I'll give you an example. Even the reason why I know this is going to become a social battleground, but I can tell you this for sure कि जो biological sense of perfection है, that is not developed in men. Yes. I agree that. Because of ये hormonal difference. But the same man, if he has to construct a building, वो point to point वो building construct करेगा. वो building के अंदर सामान दिख रहा हो. No, so the idea is that domestic qualities are not developed. No, it's not like that. Outside they are very good. No, the reason why the building is perfect is because it is mathematically developed. So it's the mathematical skill that is getting engaged. So that's what he is saying. जो श्रद्धालुदा के वीडियो में जो डिस्कशन है, वो डिस्कशन यही है कि अगर आपको ये स्किल मेन में डेवलप करना है या वो स्किल विमेन में डेवलप करना है, तो you have to take that track. कि if you want to develop domestic perfection in men, you have to develop it through mathematical means. If you have to develop mathematics in women, you have to develop that through artistic means. This is fourth standard नहीं, sixth के आसपास onwards. एक कटोरी चावल में हम लोग मैन को बोलेंगे तो हमको एक कटोरी चावल में 2 कटोरी पानी डालना ये बोलना पड़ेगा. और अगर विमेन में है तो हम लोग ऐसे करके अंदाजे से. है ना? So I think that finishes the time for today. There are yeah. We would like to share Shraddha's video with us. So you can just organize it. Yes. So
For the teachers, obviously it is very easily accessible क्योंकि मेरे laptop पे ही पड़ा रहता है. But for the parents, if you are interested, so we have Shraddha Loda's video with us, and we can maybe either show it in the school or we can share it. So yeah, I think the next point we can continue from tomorrow. Oh, no. Sorry. Okay. So the next session we'll have to hold in the first week or second week of April. What? No, there is the gap now. बुरा मत मानो होली. तो होली का वेकेशन रहेगा, फिर बाद में फिफ्थ सेशन से वो हो रहा है. So we'll first say, but first are all the teachers coming to school? I thought there was a break. ठीक है, तो we'll share the timings accordingly. All right. So are there any questions or should we meet later? Okay, so if there are any questions, they can be kept with you and we'll discuss them and address them in the next sessions. Till then, thank you very much for joining and see you all next time. Thank you, everyone.